नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आज आप सबकी बात की शुरुआत से पहले एक संतोष और खुशी दोनों के समाचार आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में चुनाव होने थे वो अंतिम चरण का मतदान आज हो गया। समाचार खुशी का ये नहीं है। खुशी का समाचार ये है कि अब सभी समाचार चैनलों के संवाददाता यूक्रेन से वापस दिल्ली आ गए हैं और अब आप 15-20 दिन तक उत्तर प्रदेश चुनाव, मणिपुर चुनाव, पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव पर ही देखेंगे, क्योंकि हमारे समाचार पर अतिरेक की बीमारी है। वो एक ही चीज को फेरते रहते हैं। तो अब आपको समाचार चैनल पर सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह चुनाव पर विश्लेषण सुनने देखने को मिलेगा। हाँ प्रहलाद भाई नमस्कार, और आपको प्रमोद जी को नमस्कार। और समाचार कहीं नहीं मिलेगा। खैर, आज बात उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके संभावित परिणाम पर। मित्रों, सबसे पहले मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों को बेईमानी मानता हूं। इसका कोई मतलब नहीं मानता। मेरे हिसाब से इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक बार दो बार नहीं, हजारों बार, 50 बार, सैकड़ों बार ये बिल्कुल झूठे, मिथ्या और बेमतलब के साबित हुए हैं। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का हाल वही हाल है कि एक बार क्या हुआ कि एक साधु जी शौच करने के लिए जंगल में गए थे। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को नमस्कार। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में गधा फंसा हुआ है। वो कोशिश की कि निकाल दूं, लेकिन वो पंडित जी थे, वो गधा छू नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो छुए नहीं, लेकिन देख के आ गए। जब गांव में आए तो जो गधे का मालिक था वो बड़ा परेशान था, रो रहा था। बोला क्या हुआ? बोला क्या करें महाराज, हमारा गधा खो गया है। तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे किया और बोले कि जाओ फलाना वाला झाड़ी में फंसा हुआ है। वो लेके आ गए। उसके बाद ख्याति हो गई उस पंडित जी की। पंडित जी जो है वो बता देते हैं। राजा ने राज दरबार में बुला लिया। आओ भाई। राज दरबार में आए तो बोला कि देखो, एक उन्हें ऐसे मुट्ठी बांध ली और बोले कि बताओ कि मेरे मुट्ठी में क्या है। अगर तुम बता दोगे तो आधा राज पर तुम्हारा, नहीं तो सर कलम करवा देंगे। पंडित जी के घर का नाम फतिंगन था। उन्होंने कहा कि लगता है कि आज फतिंगन का जान जाइबे करे, जाएगा ही जाएगा। अब वो तुरंत राजा उनके पांव पाए। बोला महाराज आप तो इंतजामी है, मेरे मुट्ठी में। बोले फतिंगी को देख लिए। एग्जिट पोल की स्थिति यही है। ऐसी कोई फतिंगी हाथ में आ जाती है और वो उसको देख करके कोई पकड़ा जाता है कि यार ये फतिंगी है, और उस पर चर्चा होती है कि जी फतिंगी, पंडित जी ने फतिंगी बता दी, फतिंगी बता दी। एग्जिट पोल का मैं वही मानता हूं। लेकिन जो एग्जिट पोल हुआ है, हम लोग सामाजिक लोग हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, चुनाव में आना जाना भी रहा है, तो एग्जिट पोल पर भी तो मैं कुछ अपना ओपिनियन रख सकता हूं। बेशक ओपिनियन पोल को मैं झूठा बनाऊं, एग्जिट पोल को मैं झूठा बनाऊं, एग्जिट पोल को, लेकिन एग्जिट पोल पर तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। मित्रों, चर्चा करते हैं एग्जिट पोल की जो मेरी समझ है। अजय राव भाई को नमस्कार। जो मेरी समझ, देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा स्पष्ट मुद्दे पर हुआ था। पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, बैरिया का मतदाता हूं, बलिया जिला में बैरिया विधानसभा है, तो मेरी मजबूरी है कि उसके विषय में जानूं, क्योंकि मुझे वोट देना है। तो वोट देने के पहले क्या क्या मुद्दे रेलेवेंट है, क्या क्या इश्यूज रेलेवेंट है, क्या क्या कौन कौन पॉलिटिकल आज के तारीख में रेलेवेंट है, किसको वोट देने का मतलब है कि उसको बेकार कर देना है, ये सब चीजें देखना पड़ता है ना मतदाता को, और देखना चाहिए जो जागरूक मतदाता है। तो मैं तो आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया जागरूक बनिए, सजग बनिए और समझदार बनिए। वोट देने के टाइम तो कम से कम बनिए। तो मैं खुद क्यों नहीं करूंगा? तो इसलिए मैं यूपी पर थोड़ा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल गहन चिंतन मनन किया हूं, लेकिन जो समझ डेवलप हुई है और जिस चीज को समझा वो आपको बता रहा हूं। मित्रों, मुझे याद नहीं है कि जब से मैं चुनाव को समझने लगा हूं, बातों को समझने लगा हूं, तब से कभी स्पष्ट रूप से लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा गया हूं। कभी नहीं।
किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े 2014 में, तो उन्होंने गुजरात मॉडल, विकास मॉडल को चुनावी मुद्दा बनाया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर चुनाव लड़ती थी, हिंदू हित और हिंदू हिंदू सम्राट के मुद्दे पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों को रखा, लेकिन अंदर खाने रखा, फ्रंट पर नहीं रखा। फ्रंट पर उनका था गुजरात मॉडल, विकास का मुद्दा। और नरेंद्र मोदी को ये विकास का मुद्दा लोगों को स्वीकार हुआ और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए। तब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकारें भी चुनाव लड़ रही, वो भी मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। यह अजीब एक इत्तेफाक है कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनना है, पंजाब में जिनको भी बनना हो, मणिपुर में जिनको बनना, उत्तराखंड में जिनको बनना है, पंजाब में जिनको बनना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्यमंत्री के जगह प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रहता है। प्रधानमंत्री ने अब तक विकास कोई मुद्दा बनाया है? अंदर वो ऐसा बेशक बात है कि वो शमशान से लेकर के कब्रिस्तान तक की मुद्दा उठे, गाय से लेकर के गोबर तक का मुद्दा उठे, वो अलग अलग चरणों पर अलग अलग दौरा दौर उठाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वमान्य नेता है, उन्होंने कभी गाय गोरू गोबर पर चुनाव नहीं लड़ा। वो विकास को ही आगे रखे और विकास को ही मुद्दा बनाते हैं। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में पीछे के कार्यकर्ताओं को कहा गया था, अपने पिट जो मीडिया है उनके लिए लगाया गया था, अपने फॉलोअर्स से गाना गवाया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर पूरे दुनिया में भगवा लहराएंगे, वो सब था और लोगों को बड़ा असर करा। लेकिन मतदान जिस मुद्दे पर हुआ, जो मैंने समझा, जो मैंने लोगों से पूछा, बात किया, वो मुद्दा आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि आप मुझे जरूर अपना आशीर्वाद देंगे और आप इसको मानेंगे कि हाँ राकेश परमार, तुम्हारी बात में कुछ तो सच्चाई है। मित्रों, मैं दलित बस्तियों में भी बात किया, दलित से जो एकदम कोर बहुजन का वोटर है, यादव से जो कोर समाजवादी पार्टी का वोटर है, ऐसे मुसलमानों से जो कोर कांग्रेसी वोटर है और आजकल ओवैसी के चक्कर में फंसा हुआ है। आगे बताएं। हाँ, बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। मुद्दा था, लोगों ने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार है तो मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे घर चूल्हा जलेगा कि नहीं। राशन की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, योगी मोदी राशन देंगे। तो हम लोग तो सामाजिक आदमी है, उल्टा करके बात करते हैं। तो हमने कई लोगों से कहा कि वो तो चुनाव के बाद फिर राशन बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अजी पिताजी तो पूरा जीवन देते नहीं, मेरा बेटा तो पूरा जीवन मुझे खिलाने की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो योगी मोदी क्या जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन क्या ये कम है कि जब हमको विपत पड़ी थी, विपत मतलब भोजपुरी शब्द है, परेशानी आई थी, तो परेशानी में योगी मोदी ने सहारा दिया और राशन के टेंशन से हम मुक्त हुए। कोरोना के वजह से घर वाले का काम बंद हो गया, खेतों में काम बंद हो गई। जो गांव के मजदूर थे, जो खेतों में काम करके हैंड टू माउथ होते हैं, उनका मुद्दा था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे रोटी की चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि योगी है तो रोटी है और भरोसे के साथ रोटी है, उस पर उनको बिल्कुल भरोसा था। दूसरी उनका भरोसा था सुरक्षा का। तो मैंने बोला कि सुरक्षा में कौन से योगी जी का चौकीदार तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है? बोला ना 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 ना, आप सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि बहन बेटियां सुरक्षित है, गुंडे जेल में है, माफियाओं के उस पर प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। बोला ना ना, ये तो बाद का मुद्दा है। सबसे पहला जो सुरक्षा हुआ है डोमिनेट सुरक्षा। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो डोमिनेट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, डोमिनेट करते थे लोकल लोगों को, डोमिनेट करते थे अपने कम्युनिटी को। भैया जी फ्रॉड बिल, भैया जी फूड बिल को नहीं, फूड बिल बिल्कुल कांग्रेस लाई थी। मैं अन्य सुरक्षा सोनिया गांधी का देन था, तो कांग्रेस थोड़े, तो सोनिया जी का देन था। मैं उसकी तारीफ करता हूँ, मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूँ इस पर, प्रमोद प्रजापति, ये बात नहीं है। लेकिन ये अन्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं दिया जा रहा था, ये आपदा सुरक्षा योजना के तहत दिया गया था, ये उसके तहत नहीं गया था। भरपेट भोजन का अधिकार जो सोनिया जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार
तो कांग्रेस पर क्या क्या दिया था चर्चा करोगे तो 10-20 दिन लग जाएगा। कांग्रेस ने देश को बहुत दिया है, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि कांग्रेसी उसको नहीं मानते। पूरे चुनाव में कांग्रेस ने एक बार भी कहा था कि फिर सिक्योरिटी हमलाएं हैं। एक बार भी कांग्रेस के किसी नेता को मुझसे सुनो कि अटैक हमलाएं हैं। आए आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और 40% महिलाओं को टिकट देते हैं। मतलब आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो क्या करेंगे। कांग्रेस ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती है। प्रमोद प्रजापति, कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। अगर कांग्रेस पर भरोसा करने लगे, कांग्रेस के किए गए कामों की तारीफ करने लगे, तो मैं नहीं समझता कि देश में कोई और राजनीतिक पार्टी राजनीति कर पाएगा। आपको एक बात और बता दूं, आपने किसी कांग्रेसी के मुंह से आदरणीय पालुमपति वेंकट नरसिम्हा राव साहब के कामों के विषय में सुना है, चर्चा सुना है कभी? कांग्रेस जन सिर्फ सोनिया राहुल प्रियंका के बीच इर्द गिर्द घूमे हुए हैं। जो राहुल ने किया वही सबसे उत्तम था, जो सोनिया ने किया वही सबसे उत्तम था, प्रियंका करेंगे सबसे उत्तम है। अभी वो राजीव गांधी के आगे तो जाते ही नहीं, बहुत जरूरी मजबूरी आता है तो आदरणीय इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं। कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस है, देश नहीं है, और ना ही कोई राजनीतिक दल है। एनीवे, अगला बात करते हैं। तो जो जमीन पर लोगों का कहना था कि जब और पार्टियों के जैसे बहुजन का सरकार आता था तो बहुजन के जो समाज के लोग थे वो ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर गुंडाई करते थे। मतलब डोमिनेट नहीं, गुंडाई करते थे, आतंक था उन लोगों का। एक उदाहरण तो मेरे सामने, मेरे बलिया जिला का, कि बहुजन का जिला अध्यक्ष आया और एक सब जन आदमी को बोला कि इसको उठाओ तो मैं बैठूंगा। दरोगा जी बोले कि आपको पता है आपके दादाजी की उम्र का है, ये बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है। तो उसका सब था कि आज के तारीख में हमसे ज्यादा प्रतिष्ठित कौन है, मैं बहुजन का जिला अध्यक्ष हूँ। स्थिति इतनी बिगड़ी थी कि पूरा जिला के पुलिस वाले रिजाइन कर रहे थे। वो एक अलग मुद्दा है, यहाँ पर डिटेल हो जाएगा। तो डोमिनेट की बात है। भारतीय जनता पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष की यह हैसियत नहीं थी कि वो एसपी का जाकर के कहे कि पुलिस को उठाओ और मुझको बैठाओ। एसपी उसको वहीं थाने में बिठा लेता और योगी जी उसको शाबाशी देते कि मैं जो तुम्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहा हूं कि तुमने हमारे एक बदतमीजी को सहा नहीं। कई बार आपने सुना, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष था जो एक बदमाशी करते हुए पकड़ा गया था और 2 कांस्टेबल उठा करके जीप में बांध करके लेके चले गए और किसी आदमी ने उसकी पैरवी नहीं की। ये आम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के दिमाग में था कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो डोमिनेट कोई नहीं करता, कोई भारतीय। हालांकि कई बार भाजपा के नेताओं से मेरी चर्चा होती है तो ये कहते हैं कि राकेश भाई तुम तो समाज में रहते हो, कांग्रेस का शासन भी देखा है, सपा का भी देखा है, तुम्हारे संबंध तो इस सब लोगों में है। क्या कभी ऐसी छीछा लेकर देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का नेता सरकार बनने के बाद भी मोटरसाइकिल में तेल न डलवा सके, समाजवादी पार्टी का नेता एक साइकिल पर ना चल सके? और हम लोग ऐसे आदमी हैं कि ब्लॉक में चले जाते हैं तो हमारे एमपी कहते हैं काहे लिए गए थे, विधायक को सुनते नहीं हुए। मैं बोला जी विधायक जी का जोगी जी नहीं सुनते तो तुम्हारी क्या सुनेगा? तो चैन आगे तक बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो अभी उत्तर प्रदेश में सर्वे और वो जो एग्जिट पोल भाजपा का बढ़त बता रहा है, उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो छवि है, जो भरोसा है, जो कहते हैं वो करते हैं का जनता के दिमाग में छप चुका है। और सबसे बड़ी बात जो एक चीज मैंने लोगों के दिमाग में पढ़ा, जो लोगों से सुनने को मिला, वो कह रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन। वो बोल रहे कि देखिए कांग्रेस के जमाने में क्या था कि डिसीजन पैरालिसिस बहुत था, निर्णय तो ले लिया गया लेकिन अब वो कब राहुल गांधी शुभ मुहूर्त करके उसको ओपन करेंगे इस बात के लिए इंतजार किया जा रहा था। निर्णय तो बड़ा बढ़िया ले लिया गया, इंतजार किया जाता था कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बने, मनमोहन सिंह रिजाइन करे और राहुल गांधी ओथ ले और तब जाकर के घोषित करे कि हमने कश्मीर समस्या का सॉल्व कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने वो कर दिया। तब ये सब चीजें था। लेकिन नरेंद्र मोदी के यहाँ डिसीजन पैरालिसिस नहीं था। जो खाता ना भाई, अगर मोदी जी को लगे कि राष्ट्र हित में है तो वो सही, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, 35A को खत्म करना हो। पूरी दुनिया कर रही थी, कश्मीर के नहीं देश के भी नेता करते, जरा छू के तो देखो। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ छुआ बल्कि उसको खत्म कर दिया और कहीं कोई मतलब बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट। कश्मीर के कुछ लोगों को नजरबंद इसलिए करना पड़ा कि ये देश में आतंक मचवा देते, देश को गृहयुद्ध में फैला देते। इसीलिए सुरक्षा कारणों से अगर ऐसा करना पड़े तो जरूरी है, क्योंकि 5 आदमी जेल में रहेगा और उसके लिए 500 आदमी, 1000 आदमी, लाख आदमी सुरक्षित रहेगा, तो मैं तो समझता हूं कि जेल में कौन गोली मार दो सीधा, तब भी ठीक है, क्योंकि 5 मरेंगे, उनके बाहर आने से 500 मरते।
वो रोज पत्थरबाजी होती थी ना, उनके बाहर रहने से, अंदर जाने से पत्थरबाजी बंद है। तो ये उचित भी है और ठीक भी है, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो तीसरा और सबसे अहम बात थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो थी कि जनता ने कहा कि भाई पूरे 5 साल में एक बार भी विपक्ष भी ये आवाज नहीं उठाया कि योगी जी ने कोई घोटाला किया है, मोदी जी ने कोई निजी घोटाला किया है, उन्होंने परिवार के लिए धन संचय करके परिवार को बढ़ाया है, परिवार को बढ़ाया है। ये इल्जाम उनके ऊपर नहीं था। ये इल्जाम नहीं था कि कल तक साइकिल से चलने वाला ये आदमी आज दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों के काफिला में चलता है और 110 किलोमीटर वोट देने के लिए चार्टर्ड प्लेन से आता है। ये लोगों ने नहीं देखा। टीवी पर आजकल मीडिया हर जगह है, मीडिया दिखा रही थी कि मोदी जी माता जी ऑटो में जा रही हैं मतदान करने के लिए। मेरे ख्याल से वो शतक लगाने ही वाली हैं। लीन थीन दुबली पत्नी महिला है वो, मेरा उनको प्रणाम है। उनके उम्र के जितने भी लोग हैं वो सबको सादा प्रणाम है। उन्हीं को नहीं कि वो नरेंद्र मोदी की माता जी हैं, उस उम्र की जो भी हमारे देश में महिलाएं हैं, वो किसी जाति धर्म समाज समुदाय क्षेत्र के, वो सबको मेरा सादर प्रणाम है। वो लोग प्रणाम और पूजा के लायक ही हैं। एक जगह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की माता जी ऑटो में मतदान करने जा रहे हैं और दूसरे तरफ देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव चार्टर प्लेन में मतदान करने जा रहे हैं। तो जनता को लगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक चीज और पॉइंट आउट किया कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी की सरकार थी तो मुंबई तारिकाओं का नाच नचाया जाता था, जैसे राजा महाराजा अपने दरबार में नाच नचवाते थे वेश्याओं की, नृत्यांगनाओं की, और वो लोग मजे लेते थे, सुरा सुंदरी में मस्त रहते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार, कहने को समाजवादी भी थी, लेकिन मुंबई के तारिकाओं का नाच देखते थे जिस तरह से कोई अकबर का दरबार सभा हो और गणिकाएं नाच रही हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव का कार्यक्रम कराया था। मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई दीपोत्सव में भी तो राजकीय कोष का पैसे की बर्बादी ही है। लोगों का कहना था कि एक बार तो एक आदमी मेरे को पहचान वाला मिल गया, बोले आपने अपने फेसबुक पर तो उसका बड़े पक्ष में लिया था, हम भी उसी पर हैं, आप ही वाले बात को मान रहे हैं कि अगर दीपोत्सव में दीप जली है तो उसमें मुंबई में पैसा कहाँ गया? देश के कुम्हारों से दीपक लिया गया, देश के किसानों से तेल ली गई और देश के नौजवानों से वो दीपक सजवाया गया और जलवाया गया। मतलब जो पैसा खर्चा हुआ इस देश के लोगों के पास ही चला गया। तेल खरीदने के रूप में किसानों के पास गया, उसमें व्यापारी कमाया, किसान कमाया, कुम्हार कमाया, नौजवान कमाया, और क्या दीपोत्सव है, मतलब शुभ बात हुआ। ये नहीं हुआ कि कोई अश्लील हरकतें हुई और भौड़ा नाच गाना हुआ। फिर लोगों ने कहा कि फेसबुक पर आप जैसे लोग कोई डाल देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, योगी जी को केक काटता हमने कभी नहीं सुना। जबकि मायावती बाकायदा केक काटती थी, उसको राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाती थी, और वो जो नोटों का माला, करोड़ों रुपया का नोट का माला, गले में 1000 का नोट था, वो उनके जन्मदिन में ही मिला हुआ था। वो जो चांदी की मुकुट, चांदी की छड़ी, चांदी का रथ वो जो मिलता था, वो जन्मदिन, मतलब उनका जन्मदिन कलेक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता था। उस दिन कलेक्शन होती थी। और अखिलेश जी के पूज्य पिताजी का लंदन से बगी आता था और इटावा के सड़कों पर उसे विचरण करते थे। इन सब चीजों को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट मत बना लिया था कि उनको मतदान किसको देना है और किस लिए देना। सबसे बड़ा सवाल था कि किस लिए देना है, किसको देना है तो सफल था कि कमल का फूल के आगे वाला बटन दबाना है, किस लिए देना ये बड़ा सफल था। तीसरी और बड़ा महत्वपूर्ण बात मित्रों जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की चर्चा करता हूं। विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य विपक्ष था समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में अब कोई नेता नहीं रह गया था जिसने सिंचित करके पार्टी की संरचना की थी, पार्टी को खड़ा की थी। ऐसा देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ थे, वो तो उनके अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का अनुरोध आया, वो तो कई टेलीफोन वायरल हुआ है, कई कॉल डिटेल्स आप लोगों को मिली होगी। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला, उत्कृष्ट। वो तो मैं तो बड़ा साधारण बोलता हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो उत्कृष्ट हो जाता है। असल में क्या होता है कि पंचामृत में जब ठाकुर जी का पांव पड़ जाता है तो चरणामृत हो जाता है।
तो मेरा स्थिति वही है, मेरी तो एक साधारण बात है, लेकिन आपका आशीर्वाद पड़ा तो ये उत्कृष्ट हो गया, जरूर उत्कृष्ट हो गया होगा, क्योंकि इस पर आपका आशीर्वाद पड़ गया है। मेरी ये संबोधन बिल्कुल, आप तो पंडित जी हैं, आप लोगों को समझाए हैं, हमारे ओंकार भाई तो बाबू साहब हैं, लेकिन दोनों लोगों को अनुभव होगा कि पंचामृत 5 चीजों से बनती है पूजा में इस्तेमाल करने के लिए, और जैसे उसमें ठाकुर जी के श्री चरण पड़ता है, ठाकुर जी डुबकी लगाते हैं, तो वो चरणामित हो जाता है। तो वही, मेरी बात तो बड़ा साधारण है, लेकिन आपका यह आशीर्वाद मिला, ये उत्कृष्ट हो गया, ये मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि इस पर आपका आशीर्वाद हो गया, तो इसको उत्कृष्ट ही होना था आपका आशीर्वाद से। anyway, जो मुख्य अंतिम बात थी वो ये कि जो अखिलेश यादव थे, वो कहीं से भी योगी का विकल्प के रूप में अपने आप को पेश नहीं कर सके, और ऊपर से उनका भाषणबाजी। पूरे देश और प्रदेश में जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात हुआ वो ये हुआ, अखिलेश यादव पूज्य योगी आदित्यनाथ को चीलम बाबा के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने कहा कि चीलम बाबा है, गांजा फूकते हैं। और एक तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ का, रजत शर्मा ने अपने स्टूडियो में पूछा कि अखिलेश आपको चीलम बाबा कहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ तो संत हैं, साधु हैं, उन्होंने कहा कि संत परंपरा में हवन हमारा परंपरा है। और आप सब लोग जो देख रहे हैं, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, ओंकार भाई, आप लोग जानते होंगे, हम लोग जो मेला उला में जाते थे, जैसे हम कुंभ में गए हैं, या हमारे धनजंग मेला लगता था, हमारे यहाँ सुदिष्टपुरी का मेला लगता था, हमारे यहाँ भृगु जी का मेला लगता था, जो हम लोग गए हैं, या हम लोग कुंभ में भी गए, मैं हरिद्वार में भी गया हूँ। हम लोग जो, मेरी माता जब तक थी तब तक ये जो धर्मस्थलों को उनको घुमाने की मेरी दायित्व थी, उसमें मैंने देखा है साधु संत सन्यासियों को देखा, कोई जटा लगा हुए हैं और गांजा मार रहे हैं। हमने एक बार पूछा, मैंने ये चीज कॉमन देखा बाबा की, सब गांजा क्यों मारते? बोले बाबा ये शंकर जी का बूटी है बेटा। तो हमने बोला हम ले, तो देखिए उनकी महानता। बोला ना 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 ना, तुम्हारे लिए जहर है, शंकर जी विषपान किए थे तो नीलकंठ हो गए, तुम करोगे तो मर जाओगे। तो तुम नीलकंठ तो तुम भगवान भोले हो। मैं बोला ना, तो जब भोले नहीं हो तो भोले जी की बूटी क्यों ले रहे हो? भोले जी का आशीर्वाद लो, बूटी हमको लेने दो। क्योंकि शिव ने जब विषधर हुआ तो उनका नाम विषधर पड़ा, कंठ में विष रख ले तो उनका नाम नीलकंठ हुआ। तो हम ही को रहने दो, तुम मत दो। क्योंकि आदित्यनाथ थे जो स्वयं में नीलकंठ की तरह से, नीलकंठ के वरदान है, नीलकंठ का आशीर्वाद है, उनको आप चीलम बाबा के रूप में प्रचारित करेंगे तो लोगों को लगा कि आप बड़े हल्के आदमी हैं और आप हल्का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा जो मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया वो सब हास्यास्पद मुद्दा था। अखिलेश यादव के पूज्य पिता, जिनकी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, उनके पूज्य पिताजी ने पेंशन योजना बंद किया था। अब जिनके पिता पेंशन बंद कर रहे हैं, उसका पुत्र पेंशन को चलाने की बात कर रहा है, तो लोगों को हंसी लगेगी। मतलब मैं एक हाथ से ऐसे गाल पर मारूं और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे सहलाऊं तो लगेगा कि यार ये बेवकूफी आदमी, एक तरफ तो थप्पड़ मारा, दूसरे हाथ से सहला रहा है। तो असली क्या है, थप्पड़ वाला है सहलाने वाला? तो थप्पड़ का चोट महसूस होता है, सहलाने का तो नहीं होता ना। वही जो थप्पड़ लग गया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथों पेंशन को बंद करके उस योजना को चालू करने के बाद अखिलेश यादव कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव जीतने की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बिजली का बिल कहा था कि 300 यूनिट माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बोला कि पहले 300 यूनिट देने की तो चर्चा करो। तुम्हारे जमाने में किस आदमी का बिजली का बिल 300 यूनिट आना था? क्या इतनी बिजली आती थी कि वो 300 यूनिट तक चले? तो जो चीज चलना ही नहीं है वो देने की क्या मतलब है? मतलब मैं चुनाव में लड़ूं और कहूं कि भाई साहब मैं हर आदमी को चांद पर 200 गज प्लाट दूंगा। अबे पहले चांद पर प्लाटिंग तो होने दे इसको। ये लोगों को लगा कि भाई ये एकदम मिथ्या है। और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो अंतिम बात आपको बता रहा हूं, जो चुनाव लड़ने का सलीका, चुनाव लड़ने के संस्कार और चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी में है, वो अभी और राजनीतिक दलों को सीखना पड़ेगा। उनका अध्ययन चलता रहता है। जैसे आज 7 तारीख अंतिम मतदान हो गया उत्तर प्रदेश मणिपुर, बाकी राजनीतिक दल को पूछे कि अगला चुनाव कहां है, किसी भी नेता को नहीं पता है। भाजपा को पता है कि देश में और कौन से हिस्से में अगला चुनाव है, उनके कार्यकर्ता वहां पर लग जाएंगे।
आप इस बात की तारीफ क्यों न करें कि एक नगर निगम जैसी मामूली सबसे छोटा चुनाव होता है ना, पंचायत का चुनाव और निगम का चुनाव, तो शहरों में निगम का चुनाव सबसे छोटा चुनाव है और गांव में पंचायत का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव सबसे छोटा चुनाव है। निगम के चुनाव में देश का सर्वोच्च नेता जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में गृह मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद दूसरा स्वघोषित हो या मान्यता प्राप्त हो सर्वे नेता है अमित शाह साहब, वो स्वयं एमसीडी के चुनाव में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पदयात्रा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, काफिला निकाल रहे हैं। उनके जो अभी मोदी के बाद जो सबसे ज्यादा फायर ब्रांड नेता है, जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी में मोदी से जी भी ज्यादा हो गई है, वो है योगी आदित्यनाथ। उनको निगम के चुनाव में उतार दिया जा रहा है। तो आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कमांडर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है कि अगर उसको सामने चींटी भी मिले तो कहता है कि पत्थर से क्यों मारे, उसे AK-47 से मारो ताकि चांस ही ना रहे बचने का। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि उसका जो नेटवर्क है ना इस देश भर में फैला, वो पैरासाइट की तरह से फैले हुए हैं सब, एकदम हर जगह। कहां नहीं है भाजपा का कार्यकर्ता, वहां उसका पन्ना प्रमुख से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक, जिला प्रमुख तक, क्षेत्र प्रमुख तक, वो तो एक तो प्रमुख सुनने में लगता है कि यार कितने प्रमुख हैं। और वहां पर जो प्रमुख बात है वो ये है, चुनाव को एक मिशन की तरह से लड़ना, ये सीखना पड़ेगा लोगों को। अखिलेश यादव बरसाती मेढक की तरह से चुनाव में आते हैं और फिर कल से अखिलेश यादव नहीं मिलेंगे, वो अपने लंदन का कारोबार संभालने जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया में डिग्री छूट गई है उसको लेने जाएंगे या डिम्पल भाभी जी के साथ दुनिया में सैस करने जाएंगे। पैसा तो उन्होंने कमा लिया है। राहुल गांधी तो थे ही नहीं, तो उनका कोई आलोचना ही उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो प्रियंका गांधी को छोड़ दिया था, क्योंकि उनके माता जी ने कहा था कि भाई देखो, अब तक मैंने तुम्हारे नेतृत्व में चुनाव लड़ी, एक बार जरा प्रियंका बेटी को भी देख लेती हूँ कि अगला विरासत किसको दें, इसकी भी काबिलियत की जांच आ जाए। जिस तरह से वो कटप्पा की बहन और बाहुबली की माताजी ने कहा था कि जो थंगबली और बाहुबली जो बेहतर प्रदर्शन करेगा राजा हम उसी को बनाएंगे, उसी तरह से माता शिवगामी देवी ने कहा है कि राहुल गांधी टेस्ट हो गए, अब प्रियंका का टेस्ट बाकी है। अब प्रियंका का सर्वे में 1-2 सीट बता रहा है, वो भी गलती से ही बता रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो भी आने वाला है, क्योंकि प्रियंका ने कोई मुद्दा ही देश को नहीं दिया ताकि उस पर आकर्षित होकर 2-4-5 लोग भी वोट दे सके। मित्रों, परिणाम क्या होगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। ये एक थॉट है जिस पर चर्चा हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि सर्वे क्या बता रहे हैं, एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं। एग्जिट पोल में भाजपा विजय होने जा रही है, वो क्यों होने जा रही है वो मैंने आपको इन अब तक के संबोधनों में बता दिया है कि भाजपा के विजय होने का कारण क्या है। 10 तारीख को शाम इस बार जब मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले मेरा संबोधन होगा कि ईवीएम हैक है और सभी ने यही कहना है, तो आप ईवीएम की पूजा करिए। और एक नया तरह का बुलडोजर आ गया है, वो सर्विसिंग वाले दुकान वाले बोल दिए कि बुलडोजर डिप्लॉयड कहाँ कहाँ कराना है। योगी जी के पास वो लिस्ट है, उन्होंने अधिकारियों को बोला है कि जहाँ पहले लगी थी और चुनाव आचार संहिता की वजह से रुक गई है वहीं लगाओ, अगला लिस्ट हम देने वाले हैं। क्योंकि अभी तो इत्र वाले के यहाँ से संपत्ति कब मिली है, उस पर बुलडोजर चलना बाकी ही है और कई जगह से आई है जो जांच एजेंसियों को मिला हुआ है। तो आप देखिए पूरा 5 साल तक बुलडोजर चलेगा और बाबा का डंडा चलेगा। योगी है तो मुमकिन है और मोदी है तो मुमकिन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबके कुशल क्षेम की प्रार्थना करते हुए आशा करता हूँ कि आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल और आनंद में रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।